आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज पढ़ेंगे महत्वपूर्ण युद्ध। जितने भी युद्ध हुए थे प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर आधुनिक भारत के इतिहास तक, सभी को आज कवर करेंगे। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको युद्ध से 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए जितने भी युद्ध हुए थे इन सभी को कहानी की तरह समझ लेते हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आपको वीडियो देखते देखते ही इन सभी युद्ध याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला युद्ध होता है हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध, यह युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में रहा गया था। ठीक है ना। जो हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था तो यह 326 ईसा पूर्व में हुआ था, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में। यह युद्ध झेलम नदी के तट पर हुई थी, इसीलिए इसे झेलम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना। जो हाइडे स्पीच का युद्ध है तो यह झेलम नदी के तट पर हुई थी, इसीलिए इस युद्ध का दूसरा नाम झेलम का युद्ध भी है। इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई थी। जो हाइडे स्पीच का युद्ध था इसे सिकंदर द्वारा जीत ली जाती है। इसके बाद है कलिंग का युद्ध। यह युद्ध सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभ के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। जो कलिंग का युद्ध है तो यह अशोक और राजा अनंत पद्मनाभ के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में उल्लेखित है और इस युद्ध में सम्राट अशोक की विजय हुई थी। ठीक है ना। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध में अशोक की विजय हुई थी और इस युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में उल्लेखित है। इसके बाद है भारत पर अरब आक्रमण। जो भारत पर अरब आक्रमण हुआ था इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे मोहम्मद बिन कासिम। इनके द्वारा 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया था। यह युद्ध मोहम्मद बिन कासिम और सिंध शासक दाहिर के बीच हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई थी। जो अरब ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय सिंध के शासक थे दाहिर। तो मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच युद्ध प्रारंभ होती है और इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम विजय होते हैं। इसके बाद है भारत पर तुर्क आक्रमण। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन थे। इसने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। प्रथम तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन थे। इन्होंने पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया और इन्हें पराजित कर दिया। सुबुक्तगीन के 2 पुत्र थे। ठीक है ना। जो प्रथम तुर्क आक्रमणकारी थे सुबुक्तगीन, तो इनके 2 पुत्र थे, अब्दुल कासिम मोहम्मद और दूसरा है इस्माइल। सुबुक्तगीन के मृत्यु के बाद दोनों पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, जिसमें अब्दुल कासिम महमूद विजय हुआ। इनके 2 पुत्र थे, अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल। तो इनके मृत्यु के बाद इन दोनों में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ और इस युद्ध में अब्दुल कासिम महमूद विजय हुए। अब्दुल कासिम महमूद आगे चलकर गजनबी नाम से शासक बने। ठीक है ना। जो अब्दुल कासिम महमूद थे यह आगे चलकर महमूद गजनबी के नाम से शासक बनते हैं। महमूद गजनबी का इतिहास 971 से 1030 ईस्वी तक। महमूद गजनबी 998 ईस्वी में शासक बने थे। जो महमूद गजनबी है तो यह 998 ईस्वी में शासक बने। इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। मोस्ट वीवीआई जो महमूद गजनबी है इन्होंने भारत पर कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किए थे।
1000 से लेकर 1027 के बीच। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। जो सोमनाथ मंदिर भारत में स्थित था, तो इन्होंने इसे लूटा था 1025 ईस्वी में, और यहाँ से इन्होंने लगभग 20 लाख का संपत्ति लूट लिया था। महमूद गजनवी के साथ भारत, फिरदौसी, अबरूनी और उत्बी जैसे इतिहासकार भारत आए थे। ठीक है ना। महमूद गजनवी के साथ भारत, फिरदौसी और बरूनी, उत्बी जैसे इतिहासकार भारत आए थे। इसके बाद है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। सबसे पहला है तराइन का प्रथम युद्ध। यह युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो यह 1191 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ठीक है ना। जो तराइन का प्रथम युद्ध था, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गौरी इस युद्ध में पराजित होते हैं। इसके बाद है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो यह युद्ध इसके अगले साल यानी कि 1992 में लड़ा गया था। यह युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ठीक है ना। प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, परंतु दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हुए। इसके बाद है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। जो चंदावर का युद्ध हुआ था, तो यह 1194 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था और इस युद्ध में भी मोहम्मद गौरी की ही विजय हुई थी। इसके बाद है पानीपत का प्रथम युद्ध, मोस्ट वीवीआई। यहाँ से आपको एक न एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो यह 1526 में हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। ठीक है ना। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो इसमें बाबर की विजय हुई थी। इस युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश का पतन हुआ था। ठीक है ना। जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोदी वंश, तो इस युद्ध में इनका पतन हो गया। इसी युद्ध से मुगल साम्राज्य के नींव रखी गई। सर्वप्रथम बाबर ने इस युद्ध में बारूद, आग्नेयास्त्रों और तोपों का प्रयोग किया था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो इसमें बाबर ने बारूद, आग्नेयास्त्रों और तोपों का प्रयोग किया था और इसी युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसके बाद है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। तो यह पानीपत के युद्ध के अगले वर्ष 1527 में हुआ था। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भी बाबर की ही विजय हुई। इसके बाद है चंदेली का युद्ध। चंदेली का युद्ध 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। चंदेली का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। ठीक है ना। जो चंदेली का युद्ध है, यह बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में भी बाबर की ही विजय हुई थी। ठीक है ना। जो चंदेली का युद्ध था, तो इसमें भी बाबर की ही विजय हुई थी। इसके बाद है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध
1929 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भी बाबर की ही विजय हुई थी। ठीक है ना। जो घाघरा का युद्ध हुआ था तो इसमें भी बाबर की ही विजय हुई थी। इसके बाद है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच लड़ा गया था। ठीक है ना। उस समय मुगल बादशाह हुमायूं थे तो इन्हीं के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई और मुगल बादशाह हुमायूं इस युद्ध में पराजित हो गए। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, इसे कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना आता है। यह युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। चौसा के युद्ध के अगले वर्ष कन्नौज का युद्ध भी शेरशाह सूरी और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। ठीक है ना। जो कन्नौज का युद्ध हुआ था तो इसमें भी शेरशाह सूरी की ही विजय हुई थी। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी का आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो गया। इसके बाद 1540 से 1555 ईस्वी तक दिल्ली पर सूरवंश का शासन रहा। कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी द्वारा जीत लिया जाता है। इसके बाद आगरा और दिल्ली पर इनका अधिकार हो जाता है। इसके बाद 1540 से 1555 ईस्वी तक सूरवंश का शासन चला और इनसे पराजित होने के बाद जो हुमायूं था यह सिंध चला आता है। इसके बाद है सरहिंद का युद्ध 1555 में। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है ना। 1540 से 1555 ईस्वी तक सूरवंश चला। इसके बाद 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध होता है। तो यह युद्ध सूरी शासक सिकंदर और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई और इसी के साथ इनका पुनः दिल्ली पर अधिकार हो गया। इसके बाद है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था तो यह 1526 में हुआ था और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। यह युद्ध अफगान बादशाह आदिल शाह सुर के सेनापति हेमू और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया था। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था तो यह हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मुगल बादशाह अकबर की विजय हुई थी। ठीक है ना। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था तो इसमें अकबर बादशाह की विजय हुई। इसके बाद है हल्दी घाटी का युद्ध 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मुगल बादशाह अकबर की विजय हुई थी। ठीक है ना। जो यह युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध तो यह 1576 में हुआ था। यह युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मुगल बादशाह अकबर की विजय हुई थी परंतु पूरी तरह से यह जीत नहीं पाए थे। इसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास के जो भी महत्वपूर्ण युद्ध थे इन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले है करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध ईरानी शासक नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के बीच लड़ा गया था। ठीक है ना। जो करनाल का युद्ध हुआ था यह 1539 में हुआ था। तो यह युद्ध ईरानी शासक नादिर शाह और उस समय के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के बीच लड़ा गया था। जो
करनाल का युद्ध था यह नादिर शाह के द्वारा जीत लिया जाता है, क्योंकि जो उस समय मुगल सम्राट के बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, यह उतना प्रभावशाली बादशाह नहीं थे, इसलिए ईरानी शासक नादिर शाह के द्वारा यह युद्ध जीत लिया जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जो नादिर शाह है तो इन्हें ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था। नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से तख्त ताऊस यानी कि मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा लूटकर ईरान चला गया। जो नादिर शाह थे इन्होंने उस समय के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से तख्त ताऊस यानी कि मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा लूटकर ईरान ले गए। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम मुगल शासक शाहजहां थे, क्योंकि शाहजहां के द्वारा ही मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था। और अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला थे, क्योंकि इन्हीं के समय मयूर सिंहासन नादिर शाह के द्वारा लूट कर ले जाया गया। इसके बाद है कर्नाटक के युद्ध। तो कर्नाटक के निम्नलिखित 3 युद्ध हुए थे, तो इन सभी को एक ही टेबल में कवर कर दिए हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए और समझने में भी आसानी पड़े, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, आप लोग जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, यह 1746 से 1748 ईस्वी तक चला। इसका प्रमुख कारण था ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकारी का युद्ध एवं अंग्रेज एवं फ्रांसीसी का युद्ध। इसकी समाप्ति 1748 में एक्सला शैपर की संधि के द्वारा होती है, ठीक है ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्सला शैपर की संधि के द्वारा समाप्त होती है। इसका परिणाम यह होता है कि अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब की पराजय, ठीक है ना। इस युद्ध में अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब की पराजय होती है। इसके बाद है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1748 से 1754 ईस्वी तक चला। इसका कारण था कंपनियों द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप। 1755 में पांडिचेरी संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त होती है। इसमें अंग्रेजों की अच्छी स्थिति बन जाती है, ठीक है ना। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1748 से 1754 ईस्वी तक चला। इसका प्रमुख कारण कंपनियों द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप था और यह युद्ध 1755 में पांडिचेरी के संधि के द्वारा समाप्त होती है और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की अच्छी स्थिति बन जाती है। तृतीय कर्नाटक युद्ध, यह युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। इसका प्रमुख कारण था यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच चल रहा था। इस युद्ध की समाप्ति 1763 की पेरिस के संधि के द्वारा समाप्त होती है और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई, ठीक है ना। तृतीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। प्लासी का युद्ध 1757। तो इसे समझने से पहले इसके पीछे की कहानी को समझ लेते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब 1756 ईस्वी में बने। जो सिराजुद्दौला थे यह 1756 में बंगाल के नवाब बनते हैं। सिराजुद्दौला से बहुत सारे लोग असंतुष्ट थे, जिस कारण सभी उन्हें हटाना चाहते थे। सिराजुद्दौला के प्रमुख उत्तराधिकारी जो कि मीर जाफर थे, यह भी इससे असंतुष्ट थे। इसका लाभ उठाकर रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। जो उस समय गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, तो इन्होंने इनके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा, क्योंकि
जो सिराजुद्दौला के उत्तराधिकारी थे मीर जाफर, यह भी इनसे असंतुष्ट थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई, ठीक है ना। जो प्लासी का युद्ध हुआ था तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी, क्योंकि जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर, यह रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाते हैं और सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करते हैं, जिस कारण इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो जाते हैं और यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य का उदय होना प्रारंभ हो गया, ठीक है ना। जो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था तो यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में उदय होना प्रारंभ हो गया। इसके बाद है वांडीवास का युद्ध 1760। तो जो वांडीवास का युद्ध हुआ था यह 1760 में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। जो वांडीवास का युद्ध हुआ था तो यह युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों के तरफ से आयरकुट नेतृत्व कर रहे थे और फ्रांस के तरफ से काउंट डी रैली नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है ना। इस युद्ध में अंग्रेज के तरफ से आयरकुट नेतृत्व कर रहे थे और फ्रांस के तरफ से काउंट डी रैली नेतृत्व कर रहे थे। इस युद्ध में अंग्रेज कंपनी की विजय होती है। जो वांडीवास का युद्ध था इसमें अंग्रेजी कंपनी की विजय हुई और फ्रांसीसी कंपनी की पराजय हुई। इसी युद्ध के बाद 1761 में पांडिचेरी सहित लगभग सभी फ्रांसीसी बस्तियों का अंत हो गया। जहाँ भी फ्रांसीसी बसे हुए थे भारत में, उन सभी बस्तियों का अंत हो जाता है वांडीवास के युद्ध के बाद। इसके बाद है मोस्ट वीवीआई पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया। जो पानीपत का तृतीय युद्ध था यह 1761 ईस्वी में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों के तरफ से सदाशिवराव, विश्वासराव और शमशेर बहादुर एक साथ शामिल थे, ठीक है ना। ये तीनों एक साथ शामिल थे और दूसरे तरफ थे अहमद शाह अब्दाली। इसके बावजूद इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई और अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। इसके बाद है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया। जो बक्सर का युद्ध हुआ था यह 1764 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एक साथ थे और दूसरे तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो थे। तो इन दोनों के बीच बक्सर का युद्ध होती है। इस युद्ध में संयुक्त शक्तियां पराजित हुई, ठीक है ना। जो अवध के नवाब थे, बंगाल के नवाब थे और मुगल बादशाह थे, इन सभी को पराजय हुई और मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग गया, जबकि सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद की संधि अलग अलग किए। इन दोनों के साथ इलाहाबाद की संधि होती है। तो चलिए इलाहाबाद की संधि को देख लेते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में संपन्न हुआ था। जो इलाहाबाद की प्रथम संधि थी तो यह 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच संपन्न हुआ था, ठीक है ना। जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी तो यह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था।
इस संधि के महत्वपूर्ण शर्तें। इलाहाबाद की संधि की महत्वपूर्ण शर्तें। कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं करा 2 जिले लेकर मुगल सम्राट को दे देंगे। ठीक है ना। जो कंपनी है यह अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं करा 2 जिले लेकर मुगल सम्राट को दे देंगे। कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में देगी। तीसरा, मुगल सम्राट बंगाल और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगी। तो यह सभी इलाहाबाद की प्रथम संधि की शर्तें थी। इसके बाद है इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को संपन्न हुई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है ना। जो द्वितीय संधि हुई थी तो यह प्रथम संधि के मात्र 4 दिन बाद यानी कि 16 अगस्त 1765 को संपन्न हुई। यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इस संधि के महत्वपूर्ण शर्तें। चलिए देख लेते हैं द्वितीय इलाहाबाद संधि की शर्तें। कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं करा का जिला प्राप्त करके मुगल सम्राट को दे दिया। जैसे कि प्रथम संधि में इन्होंने मुगल सम्राट से वादा किया था। तो यह द्वितीय संधि में अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं करा 2 जिला लेकर मुगल सम्राट को दे दिया। अवध के नवाब पर हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए एवं चुनार का किला कंपनी प्राप्त करेगी। इन पर तो हर्जाना लगाया गया जो कि 50 लाख का था और चुनार का किला भी इनसे छीन लिया गया। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार होगी। अवध की सुरक्षा के लिए अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च अवध का नवाब देगा। ठीक है ना। अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी परंतु उसका खर्च अवध के नवाब को ही देना होगा। यह सभी शर्तें इलाहाबाद की द्वितीय संधि में रखी गई। इसके बाद है आंगल मैसूर युद्ध। तो आंगल मैसूर युद्ध को पढ़ लेते हैं। तो कुल मिलाकर 4 आंगल मैसूर युद्ध हुए थे। इन सभी को टेबल में देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध तो यह 1767 से 1769 ईस्वी तक चला था। इस समय मैसूर के शासक हैदर अली थे और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वेरेरस्ट थे। यह युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि के द्वारा होती है 1769 में। इसके बाद है द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक चला। इस समय मैसूर के शासक हैदर अली थे और बंगाल के नवाब वॉरेन हेस्टिंग थे। इस युद्ध की समाप्ति मंगलौल की संधि के द्वारा 1784 में समाप्त हुई। इसके बाद है तृतीय आंगल मैसूर युद्ध। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक चला। इस समय मैसूर के शासक टीपू सुल्तान थे और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्नवालिस थे। इस युद्ध की समाप्ति श्री लंगपट्टनम की संधि 1792 के द्वारा होती है। इसके बाद है चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध। तो यह युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। इस समय मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ही थे और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वेले जली थे। इस युद्ध की समाप्ति मैसूर की संधि के द्वारा 1799 में हुई। ठीक है ना। यहाँ पे जितने भी मैसूर युद्ध थे इन सभी को कवर किए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आंगल मराठा युद्ध। तो आंगल मराठा युद्ध 3 हुए थे। तो इन सभी को देख लेते हैं।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चला। इस समय पेशवा थे माधव राव और बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग। इस युद्ध की समाप्ति सालबाई की संधि के द्वारा 1782 ईस्वी में हुई। इसके बाद है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक चला। इस समय पेशवा के पद पर बाजीराव द्वितीय थे और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वेलेजली थे। इस युद्ध की समाप्ति राजपुर घाट की संधि के द्वारा 1804 में होती है। इसके बाद है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो यह युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी तक चला। इस समय पेशवा के पद पर बाजीराव द्वितीय थे और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग थे। इस युद्ध की समाप्ति पूना की संधि 1817 के द्वारा होती है। ठीक है ना, यहाँ पे तीनों आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुई। आंग्ल मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधि, जो भी महत्वपूर्ण संधि हुई थी आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, उन सभी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले होती है सूरत की संधि, जो कि 1775 में हुई थी। इसके बाद पुरंदर की संधि होती है 1776 में। फिर होती है बारगांव की संधि 1779 में। इसके बाद सालबाई की संधि 1782 में। इसके बाद बसीन की संधि 1802 में और देवगांव की संधि 1803 में होती है। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। राजपुर घाट की संधि 1804 में। नागपुर की संधि 1816 में। ग्वालियर की संधि 1817 में। पुणे की संधि 1817 में और मंदसौर की संधि 1818 में। तो ये सभी संधि आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए इसे भी कवर कर दिए। इसके बाद है आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध दो हुए थे, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी तक चला। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1845 से 1846 ईस्वी तक पंजाब में हुआ था। इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है ना, इस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 4 महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई। सबसे पहले होती है मुदगी का युद्ध 1845 में। इसके बाद फिरोजपुर का युद्ध 1845 में, अरीवाल का युद्ध 1846 में और सुबराव का युद्ध 1846 में। तो इन सभी युद्ध में सिख सेना पराजित हुए। ठीक है ना, जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था तो इनमें 4 महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी। मुदकी का युद्ध 1845 में, फिरोजपुर का युद्ध 1845 में, अरीवाल का युद्ध 1846 में और सुबराव का युद्ध 1846 में। तो इन सभी युद्ध में सिख सेना पराजित हुए। इसके बाद होती है लाहौल की संधि 9 मार्च 1846 को। यह संधि अंग्रेज और दिलीप सिंह के बीच हुआ था। ठीक है ना, जो लाहौर की संधि हुई थी तो यह दिलीप सिंह और अंग्रेज सेना के बीच हुई थी। इसके बाद भैरववार की संधि होती है 16 दिसंबर 1846 को। तो यह संधि भी अंग्रेज कंपनी और दिलीप सिंह के मध्य संपन्न हुआ था। इसके बाद है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी तक। लाहौर की संधि
और भैरववाड़ की अपमानजनक संधि के बाद सिख काफ़ी नाखुश थे, क्योंकि उनके पक्ष में कोई भी बात नहीं रखी गई थी। जो लाहौर की संधि हुई थी और भैरववाड़ की संधि हुई थी, तो इसे सिखों ने अपमानजनक संधि के रूप में देखा, क्योंकि उनके पक्ष में कोई भी बात को रखी नहीं गई थी। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है ना। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी। सबसे पहले है रामनगर का युद्ध 1848 में। इस युद्ध में अंग्रेज कंपनी की विजय हुई। इसके बाद है चिड़ियावाला का युद्ध 1849 में। इस युद्ध में सिख समुदाय की विजय हुई थी, परंतु इस युद्ध में दोनों पक्षों ने दावा किया था कि हमारी जीत हुई। इसके बाद है गुजरात नगर का युद्ध 1849 में। इस युद्ध में अंग्रेज कंपनी की विजय हुई थी, ठीक है ना। इस युद्ध में भी अंग्रेज कंपनी की विजय हुई। इसके बाद सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस समय अंग्रेजों के सेनापति ह्यू गोफ था। इस समय अंग्रेजों के सेनापति ह्यू गोफ था, तो इन्हीं के सामने सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंततः 1849 में सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। जो सिख साम्राज्य था यह भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है 1849 में। इसके बाद है भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। भारत पाकिस्तान युद्ध अप्रैल 1965 में शुरू हुआ था। इस युद्ध में भारत की जीत मिली थी, ठीक है ना। जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में, तो इस युद्ध में भारत को ही जीत मिली थी। इसके बाद है ताशकंद समझौता। भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए 1965 में भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित एक शांति संधि थी। 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए, ठीक है ना। जो ताशकंद समझौता था, तो इस पर भारत के लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद है भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भारत की विजय हुई थी, ठीक है ना। इस युद्ध में भी भारत की विजय हुई, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में, तो इस युद्ध को जीतने के बाद ही बांग्लादेश का उदय हुआ था 1971 में। तो बांग्लादेश की आज़ादी 1971 में मिली थी। इसके बाद है कारगिल का युद्ध 1999। यह युद्ध भी भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भी भारत की विजय हुई थी, ठीक है ना। जो कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, तो इस युद्ध में भी भारत की विजय हुई थी, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा थ्योरी सेक्शन समाप्त होती है। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है हाइडेन स्पीच का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 3, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन बी 1025 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 4, तराइन का द्वितीय युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 5,
पानीपत का प्रथम युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 6, खानवा के युद्ध में किनकी विजय हुई? ऑप्शन ए बाबर की। क्वेश्चन नंबर 7, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन डी 1529 में। क्वेश्चन नंबर 8, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन बी 1540 में। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्यवंश के संस्थापक कौन थे? सूर्यवंश के संस्थापक ऑप्शन बी शेरशाह सूरी थे। क्वेश्चन नंबर 10, किस युद्ध को जीतने के बाद हुमायूं को पुनः दिल्ली पर अधिकार हो गया? ऑप्शन बी सरहिंद का युद्ध 1555 में। क्वेश्चन नंबर 11, हल्दी घाटी का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? ऑप्शन बी अकबर और महाराणा प्रताप। क्वेश्चन नंबर 12, भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर कौन ले गया? ऑप्शन बी नादिर शाह। क्वेश्चन नंबर 13, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन सी 1754 में। क्वेश्चन नंबर 14, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? ऑप्शन सी पेरिस की संधि। क्वेश्चन नंबर 15, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन डी 1760 में। क्वेश्चन नंबर 16, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि सदाशिवराव, विश्वासराव और शमशेर बहादुर। क्वेश्चन नंबर 17, बक्सर के युद्ध के समय अवध के नवाब कौन थे? ऑप्शन ए शुजाउद्दौला। क्वेश्चन नंबर 18, इलाहाबाद की द्वितीय संधि किनके मध्य हुआ? ऑप्शन ए शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 19, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन सी 1780 में। क्वेश्चन नंबर 20, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के समय मैसूर के शासक कौन थे? ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम अंगल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम अंगल सिख युद्ध के दौरान कितनी लड़ाई लड़ी गई थी? ऑप्शन बी 4 लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ऑप्शन बी 1965 में। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 24, कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन डी 1999 में। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।